नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूँगा जिसमें कि सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती हैं। अगर किसी इंसान को, किसी आदमी को किसी शहर में अपना एक मकान बनाना है तो उस इंसान को इन सारी क्वेरीज से ज़रूर गुजरना पड़ेगा। इतने सारे सवाल हैं मकान बनाने के लिए, नक्शा पास कराने से संबंधित, कि आदमी इन सवालों के उलझन में ऐसा उलझ जाता है कि वो निर्णय नहीं ले पाता है कि हम जो प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं वैध है या अवैध है, क्या करूं, और उलझ के रह जाता है। तो इस वीडियो में मैं उन सारे सवालों का, उन सारी क्वेरीज का जवाब दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर किसी आदमी को किसी शहर में एक प्लॉट लेके मकान बनाना है या कोई बना हुआ मकान खरीदना है, तो जो विक्रेता है, जो बिल्डर है, वो उसके पास जाता है कि साहब हमें एक प्लॉट खरीदना है या मकान खरीदना है, आप हमें दिखाइए। तो उसके सामने इतने सारे सवाल आ जाते हैं। उन सवालों को मैं क्रम से आपके सामने रखता हूँ। बिल्डर क्या क्या कहता है? बिल्डर कहता है कि प्लॉट हमारा आवासीय है, इसका हमने 143 करा रखा है, दाखिल खारिज है, नगर निगम की सीमा के अंतर्गत है, 100 वर्ग मीटर से इसका क्षेत्रफल कम है, इसका हमने नक्शा पास होने के लिए प्राधिकरण में सबमिट कर दिया है, सबमिशन हो गया है, बिल्ट अप एरिया में है। अगर इतना सब पता करने के बाद जब वो प्लॉट खरीद लेता है तो फिर प्राधिकरण वहां जाके उसका नक्शा पास होने के लिए जब जमा हो जाता है तो नक्शा पास नहीं होता है या नहीं होता है, ऐसे बनाने लगता है ये समझ के कि 100 वर्ग मीटर से कम है, बिल्डर उसको ये समझा देता है। तब वहां पर नोटिस आ जाता है या मकान सील हो जाता है या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो जाती है। तब वो आदमी उलझ जाता है कि भाई हमने क्या गलत किया। बिल्डर ने हमें आवासीय बताया, हमने आवासीय ले लिया। उसने कहा 143 हो गया, ये आवासीय जैसा होता है, हमने वो मान ली बात। 100 वर्ग मीटर तक नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होती, ऐसा बताया, तो हमने 100 वर्ग मीटर तक का प्लॉट या मकान ले लिया है, इसमें नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। और 100 वर्ग मीटर से बड़ा है और 300 वर्ग मीटर तक के अंदर है तो हम उसको सबमिट करा देते हैं। उसके लिए सबमिशन कराना जरूरी होता है, नक्शा हमने जमा करा दिया है। अब इसमें क्या कमी रह गई है, ये क्यों हमारा अवैध है या क्यों गलत है, प्राधिकरण ने नोटिस क्यों भेज दिया? इन सवालों में वो ऐसा उलझ जाता है कि वो चकरा जाता है। दोस्तों, अगर आप कोई प्लॉट लेने जाते हैं और बिल्डर आपसे ये कहता है कि मेरा प्लॉट आवासीय है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले सवाल से शुरू करते हैं, क्रम से सारे सवालों का जवाब देंगे आपको। आवासीय का मतलब बिल्डर के कहने से वो आवासीय नहीं हो जाता है, या वो कहता है कि साहब हमने तो इसका 143 करा लिया है, 143 का मतलब आवासीय होता है। ये दोनों बातें पूर्णतः गलत हैं। तो सही क्या है? पहला सवाल ये है, सही ये है कि जो भी विकास प्राधिकरण की सीमा है, जिसको विकास क्षेत्र कहते हैं, विकास क्षेत्र के अंतर्गत जो भी भू उपयोग का निर्धारण है वो उस शहर के मास्टर प्लान से निर्धारित होता है। अगर उस शहर के मास्टर प्लान में उस जमीन का भू उपयोग आवासीय है तभी वो आवासीय भू उपयोग माना जाएगा। रजिस्ट्री में आवासीय लिख देने से वो आवासीय नहीं हो जाता है, या 143 करा लेने से वो आवासीय नहीं हो जाता है। 143 को अब धारा 80 भी कहने लगे हैं। ये दोनों आवासीय होने का प्रमाण नहीं है विकास क्षेत्र के अंतर्गत, शहरी सीमा के अंतर्गत। अब 143 क्या है, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो हमारा वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि धारा 143 क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ 143 क्या है। जो जमीनें कृषि उपयोग के लिए हैं, जो खेती की जमीनें हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उन जमीनों पे अगर कोई आदमी अब खेती नहीं करना चाहता है, उसकी जगह कोई और उपयोग करना चाहता है, जिसमें कि मकान बनाने का उपयोग हो सकता है, कोई इंडस्ट्री लगाने का उपयोग हो सकता है, कोई होटल बनाने का उपयोग हो सकता है, या अन्य कोई गैर कृषक क्रिया अगर करना चाहता है, तब वो तहसील में जाके, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है उसमें धारा 80 या पहले 143 होती है, उसका प्रोविजन है, उसके अंतर्गत वो उस खेती वाली जमीन को कुछ शुल्क जमा करा के, जो निर्धारित शुल्क है उत्तर प्रदेश नियमावली में, राजस्व नियमावली में, उसके अंतर्गत जमा करा के उस खेती वाली जमीन को आकृषक करा लेता। आकृषक को ही 143 या धारा 80 कहते हैं। इसका मतलब रेजिडेंशियल नहीं है, एक। और दूसरा है कि ये विकास क्षेत्र के अंतर्गत, जहाँ विकास प्राधिकरण की सीमा है, उसके अंतर्गत 143 प्रभावी नहीं है। विकास क्षेत्र के अंतर्गत केवल मास्टर प्लान प्रभावी है, और मास्टर प्लान जब गजट हो जाता है तो उसके अंतर्गत जो भी भू उपयोग निर्धारित है मास्टर प्लान में, वही भू उपयोग विकास क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत प्रभावी होते हैं। अगर मास्टर प्लान में उसका भू उपयोग रेजिडेंशियल है तभी वो रेजिडेंशियल है। विकास क्षेत्र के अंतर्गत अगर कृषि की जमीन पहले से है, उसका भू उपयोग मास्टर प्लान में आवासीय नहीं है, और उस कृषि की जमीन को किसी ने 143 करा लिया है, तो उसका मतलब आवासीय नहीं है। एक तो यहाँ आपको
बहुत क्लियर समझना है। उस बिल्डर के कहने से ये नहीं मान लेना है कि ये आवासीय, आपको इसके लिए प्राधिकरण से भूमि का भू उपयोग ज्ञात करना आवश्यक। एक बात तो यहाँ हो गई। दूसरा, वो कहता है कि इसका तो दाखिल खारिज हो गया, मैं जमीन आपके नाम रजिस्ट्री कर दे रहा हूँ और दाखिल खारिज भी करा देता हूँ, फिर क्या दिक्कत है? तो दोस्तों, दाखिल खारिज का मतलब आपका स्वामित्व प्रमाणित हो गया है और दाखिल खारिज केवल कृषि योग्य भूमि का ही होता है। तो दाखिल खारिज कराने का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि जो कृषि की जमीन थी वो अब आपके नाम चढ़ गई है, आपके नाम दाखिल हो गई है और जिसका पहले से स्वामित्व था उसके नाम से वो खारिज हो गई है। बस सिंपल इतना सा ही इसका मतलब है। इसका मतलब आवासीय से बिल्कुल भी नहीं है। अब वो आपको बिल्डर कहता है बेचते समय के साहब ये तो 100 वर्ग मीटर से कम है, तो इसमें नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हमारा बिल्डिंग बायलॉज है उसमें ये स्पष्ट उल्लेख है कि 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर, उन्हीं भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है जिनमें ये 4 पॉइंट्स पूरे होने चाहिए, जिनमें ये 4 औपचारिकताएं या 4 चीजें पूरी होनी आवश्यक है। कौन कौन सी? नंबर 1, भूखंड मूल रूप से 100 वर्ग मीटर से कम का या 100 वर्ग मीटर तक का होना आवश्यक है। मतलब उसके बड़े खेत के टुकड़े करके, बड़े भूखंड के टुकड़े करके छोटे छोटे, और उसको 100 वर्ग मीटर की सीमा तक अगर उपविभाजन करके लाया गया है तो वो अनधिकृत उपविभाजन की श्रेणी में आएगा। वो भूखंड 100 वर्ग मीटर तक के उस श्रेणी में नहीं आएगा जहां पर नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 1, तो जब खेत के टुकड़े करके 100 वर्ग मीटर के छोटे छोटे टुकड़े कर गए तो उस श्रेणी से वो बाहर हो गया। नंबर 1। नंबर 2, कौन सी जरूरत है कि भू उपयोग उसका मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल होना चाहिए, ये आपको देखना है। नंबर 3 क्या है कि मास्टर प्लान के अनुसार उस क्षेत्र को ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया में स्थित होना चाहिए, पुरानी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहरी क्षेत्रों में खेतों के टुकड़े कर करके 100 वर्ग मीटर तक कर दिया, वो इस 100 वर्ग मीटर तक की छूट की श्रेणी के भूखंडों में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और नंबर 4, उस भूखंड के सामने न्यूनतम, ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया की बात हो रही है, ओल्ड एंड बिल्ट अप रेजिडेंशियल मूल रूप से भूखंड 100 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल का होना चाहिए और उसके सम्मुख सड़क कम से कम 4 मीटर चौड़ा होना चाहिए। ये 4 चीजें पूरी हो जाएंगी तब वो भूखंड उस श्रेणी में आएगा जहां पर 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृत कराने से छूट मिली हुई है। तो ये छूट बाहरी क्षेत्रों में जो छोटे छोटे भूखंड काट के कृषि की जमीनों में या किसी अन्य उपयोग की जमीनों में या आवासीय भू उपयोग में भी अगर छोटे छोटे टुकड़े करके विभाजित करके उनको 100 वर्ग मीटर तक की श्रेणी में रख दिया गया और ये कहा जा रहा है कि ये नक्शा पास कराने की सीमा से छूट प्राप्त है इनमें, तो वो पूरी तरह से असत्य और गलत है। नियमों के अनुसार वो मान्य नहीं है। ये केवल वही मान्य है 100 वर्ग मीटर तक का भूखंड मूल रूप से हो, ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया में स्थित हो, भूपयोग आवासीय हो और उसके सम्मुख 4 मीटर न्यूनतम चौड़ी सड़क होना आवश्यक है। अगर ये 4 चीजें हैं तब आपको मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वहां पर फिर भी आपको भवन एवं निर्माण विधि या बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार जितना एफएआर, जितना कवर्ड एरिया, ग्राउंड कवरेज मिल सकता है उतना ही निर्माण उसमें किया जा सकता है। बस इतनी सी छूट है और अधिकतम 3 मंजिल तक ही निर्माण किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त छूट नहीं है। ऐसा नहीं कि उस श्रेणी में जहाँ छूट मिली हुई है वहां पर भी आप भूखंड के पूरे भाग पर निर्माण कर सकते हैं और कितनी भी मंजिलें निर्माण कर सकते हैं, वहां पर भी ये छूट नहीं है। नियमों का पालन बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार वहां भी करना है और अधिकतम 3 मंजिल तक ही निर्माण किया जा सकता है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए अगर कोई आपको 100 वर्ग मीटर तक का भूखंड बेच रहा है गलत इंटरप्रिटेशन करके नियमों का। अब वो कहता है कि साहब नगर निगम की सीमा में है, नगर निगम में है, प्राधिकरण से एक्वायर्ड नहीं है, आपको प्राधिकरण से क्या लेना देना है। प्राधिकरण से जब उसकी कोई योजना के अंतर्गत नहीं है तो आपको प्राधिकरण से कोई मतलब नहीं है। ये बात उसकी पूरी तरह गलत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत ये प्रोविजन है कि विकास प्राधिकरण की जितनी भी सीमा है, मास्टर प्लान के अंदर जो भी क्षेत्र है जिसको विकास क्षेत्र कहा जाता है, उस पूरे क्षेत्र पर विकास प्राधिकरण को समस्त निर्माण और विकास कार्यों को गवर्न करने का अधिकार है। उससे बिना स्वीकृत किए हुए कोई भी निर्माण या विकास कार्य नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो विकास प्राधिकरण की अपनी योजनाएं हैं, जो उसने अपनी स्कीम्स बना रखी हैं, उसी के अंदर स्थित भूखंडों को नक्शा पास कराने की आवश्यकता है और जो प्राइवेट जमीनें हैं उनके लिए आवश्यकता नहीं है। ये गलत है। विकास प्राधिकरण की समस्त मास्टर प्लान सीमा के अंतर्गत जो भी भूमि स्थित है, चाहे वो विकास प्राधिकरण की योजनाओं के अंतर्गत हो, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं के अंतर्गत हो या सामान्य प्राइवेट जमीन हो या किसी भी उपयोग की जमीन हो, और कोई भी निर्माण और विकास कार्य आपको करना है तो विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत समस्त प्रकार की जमीनों के लिए
आपको नक्शा पास कराने की आवश्यकता है। ये नियमों में उल्लेख है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत ये प्रोविजन है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा इतने डिस्कशन से कि अगर कोई बिल्डर आपको ये कहता है कि भाई ये आवासीय प्लाट है, 143 करा लिया है, इसका दाखिल खारिज करा दिया है, या 100 वर्ग मीटर तक के अंतर्गत है, या 300 वर्ग मीटर तक के अंतर्गत है, इसको केवल सबमिट कराना आवश्यक है, ये उसने कह रखा है, तो ये सारी सूचनाएं आपके लिए गलत हैं और आप अवैध प्लॉट या अवैध कॉलोनी में प्रॉपर्टी लेने के लिए बिल्डर के हाथों फंसने जा रहे हो। ये आपको स्वयं देखना है कि इन चीजों से कैसे बचा जा सकता है। अगर ऐसी जगह आप प्लॉट खरीदोगे या कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे या बना हुआ मकान खरीदोगे तो फिर प्राधिकरणवार नोटिस भेजेगा, उस पर कार्रवाई करेगा, उसको सील करेगा और ध्वस्त भी किया जा सकता है, जिससे आपका पैसा जो हार्ड अर्न मनी है वो आपका बर्बाद होगा और आप गलत सूचनाएं पाकर किसी बिल्डर से और अवैध कॉलोनी में फंस जाओ। अब एक सवाल ये आता है कि फिर जो खरीदार है वो ये कहता है तो साहब रजिस्ट्री क्यों हो जाती है ऐसे भूखंडों की। दोस्तों रजिस्ट्री क्यों हो जाती है इसका मेरे पास कोई सीधा जवाब नहीं है। मैंने एक वीडियो इसके लिए पहले भी बनाया हुआ है जिसमें ये सुझाव दिया है सरकार को कि ऐसे भूखंड जिनका आप नक्शा पास नहीं कर सकते हैं उनकी रजिस्ट्री होने की अनुमति देने की जो क्रिया है, रजिस्ट्री जो होती है, उस पर रोक लगाए जाने के लिए नियमों में संशोधन किया जाना आवश्यक है और सरकार को ये संशोधन करना चाहिए। जब तक ये संशोधन नहीं हो जाता है तब तक इस तरह की बिक्री पर और इस तरह की खरीद पर जो अनजान हमारे क्रेता हैं जिनको मकान बनाने का सपना है और ऐसे अनजान शहर में जाकर किसी बिल्डर के गलत बहकावे में आकर फंस जाते हैं, उनके पैसे का दुरुपयोग रोकने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। सरकार को इसके लिए नियमों में ये संशोधन करना चाहिए कि उस विकास क्षेत्र के अंतर्गत बिना विकास प्राधिकरण की एनओसी के कोई भी भूमि का विक्रय ना हो, उस पर किसी तरह का निर्माण होने की संभावना अपने आप ही खत्म हो जाएगी अगर उस प्लॉट की या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं होगी। अगर पहले से बिक चुकी है, रजिस्ट्री हो गई, तो आज भी ये किया जा सकता है कि ऐसे भवनों और भूखंडों पर बिजली का कनेक्शन देने की जो क्रिया है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। अगर ये दोनों काम हो जाते हैं, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में सुझाव दिया था, तो इस अवैध निर्माण की क्रिया पर लोगों का जो पैसा गलत नियमों के इंटरप्रिटेशन से अवैध विक्रेता फंसा देते हैं उसको रोका जा सकता है और शहरों के सुनियोजित विकास में सरकार आम लोगों की मदद कर सकती है। शहर का सुनियोजित विकास हो सकता है। अवैध कॉलोनियों की जो बाढ़ सी आ रही है उस पर रोक लगाई जा सकती है। दोस्तों मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकार बड़े बड़े काम तो कर ले रही है, नोटबंदी कर दी, जीएसटी कर दी और बड़े बड़े बहुत काम हो रहे हैं, आप सबको पता है, फिर ये छोटा सा काम क्यों नहीं हो पा रहा है कि जो अवैध कॉलोनियां हैं उनके भूखंडों और भवनों की रजिस्ट्री पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अगर आप व्यूअर सरकार पर ये दबाव बनाते हैं, इसके लिए कोई एक्ट में प्रोविजन करने के लिए आप अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बात रखते हैं, तो इसमें संशोधन किया जा सकता है और शहर का सुनियोजित विकास किया जाना संभव है और अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाई जानी संभव है। और जो अभी तक अवैध कॉलोनियां बन गई हैं उनके लिए एक गाइडलाइंस सरकार जारी करे जिसमें कि उनको नियमित किए जाने का जो एक सीमा तक की जा सकती है, नियमों के अंतर्गत जो आ सकती हैं, ऐसी अवैध कॉलोनियों को नियमित किए जाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। सरकार इसके लिए भी कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आए। पूर्व में ऐसी पॉलिसियां आती रही हैं अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए। अब उस तरह की पॉलिसीज को आज की परिस्थितियों में अपडेट करके जो रिवाइज्ड पॉलिसी है वो आनी आवश्यक है ताकि कुछ सीमा तक जो करने योग्य कॉलोनियां हैं उनको नियमित किया जा सके। अब मैं बात करूंगा कि इन अवैध कॉलोनियों के विकास में मुख्य रूप से गलती किसकी है। दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि मुख्य रूप से जो गलती है वो दो गलतियां हैं। नंबर एक, जब किसी शहर का मास्टर प्लान बनता है तो जब वो शहरीकरण के लिए शहर की सीमा के अंतर्गत आप उसको प्रपोज कर रहे हो, मास्टर प्लान के अंदर ले रहे हो, तब वहां पर कृषि भू उपयोग रखने का क्या मतलब है, मेरी ये समझ में नहीं आया। आप विचार करिए कि किसी मास्टर प्लान को अगले 10 साल तक के लिए उसकी सीमा बढ़ाई गई है और उसमें जो नई जमीन शामिल की गई है उसमें कृषि योग्य जो जमीन थी उसको आपने कृषि भूपयोग में रखा, उसके कुछ हिस्से को आवासीय में कर दिया, उसको इंडस्ट्रियल में कर दिया। तो जब आवासीय और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस क्षेत्र में होंगे तब जो बीच का पैच अगर आपने एग्रीकल्चर रख छोड़ा है तो उसमें अवैध कॉलोनियों के निर्माण को कैसे रोका जा सकता है। चारों तरफ से जब उसमें
आवासीय निर्माण हो जाएगा, इंडस्ट्रियल निर्माण हो जाएगा या कॉमर्शियल डेवलपमेंट हो जाएगा जो आपने भू उपयोग रखे हैं। फिर कोई छोटा टुकड़ा अगर आपने एग्रीकल्चर रख छोड़ा है तो वो कैसे बचा रहेगा, उसमें आबाद कॉलोनियों का निर्माण क्यों नहीं होगा। इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि मास्टर प्लान में अब जो एक्सटेंडेड एरिया है उसमें कोई भी एग्रीकल्चरल भू उपयोग या कृषि भू उपयोग नहीं होना चाहिए। और जैसे कि अब 2031 तक की महायोजनाएं बन रही हैं, इसके पहले 2021 तक की महायोजनाएं प्रभावी थी, तो 2021 तक की जो प्रभावी महायोजनाएं थी उनमें भी अभी कृषि भू उपयोग चला आ रहा है। और 2031 की महायोजना प्रभावी हो गई है या प्रस्तावित है, बनाई जा रही है, उस प्रस्तावित महायोजना में भी जो 2021 की महायोजना में कृषि भू उपयोग की जमीन थी उसको भी एज इट इज कृषि रख दिया है, उसको फिर आज की परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदला है। ये किसकी गलती है? इसमें काम की लापरवाही के सिवा कुछ नहीं है। जो मास्टर प्लान बनाने वाले लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो विभाग हैं, जो चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का विभाग है, विकास प्राधिकरण संबंधित है, वो ये देख ही नहीं पा रहे हैं। आउटसोर्स करके एजेंसीज लगाई हुई है मास्टर प्लान को बनाने के लिए कि भाई 2021 की महायोजना में अभी जो कृषि भू उपयोग था उसके आगे भी हमने जमीन अपनी महायोजना में 2031 की में शामिल कर ली है, वहां कृषि भू उपयोग है, वहां कृषि नहीं हो रही, वहां तक कॉलोनियां बनती जा रही हैं। तो पुरानी महायोजना 2021 जो अब शहर के अंदर आ गई है उसमें से कृषि भू उपयोग क्यों नहीं हटाना जाना चाहिए? अगर वहां कृषि बनी रहेगी और चारों तरफ से वहां आवासीय विकास या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया है तो उसमें अवैध कॉलोनी तो बननी है। कैसे आप रोक पाओगे? बस रोकने का तरीका वही है कि आप कृषि भू उपयोग को वहां से हटाइए और आवासीय जो वहां पे उपयुक्त भू उपयोग है उसको आप प्रस्तावित करिए, बदलिए नई महायोजना में। और अगर फिर भी कोई अवैध कॉलोनी करके बेचता है तो उस पर रजिस्ट्री पर रोक लगाइए और पहले से बनी हुई कॉलोनियों में बिजली का कनेक्शन बंद कर दिए, तभी एक सुनियोजित शहर का विकास किया जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि कृषि भू उपयोग वहां से हटना आवश्यक है। महायोजना क्षेत्र के अंतर्गत कोई कृषि भू उपयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृषि भू उपयोग में कोई निर्माण अनुमन्य नहीं है, चारों तरफ विकास होता चला जा रहा है। कृषि में कोई आप निर्माण करने नहीं दोगे तो वो पैच कब तक बना रहेगा? पुरानी महायोजना में अभी है, आपने नई महायोजना प्रस्तावित कर दी, पुरानी का भी कृषि नहीं हटाया, तो वो कैसे पैच बचेगा? वो तो कैसे लोग, और रजिस्ट्री पर आपने रोक नहीं लगाई है तो कैसे टुकड़े करके उसको तो बेच ही देंगे और फिर आप अवैध कॉलोनी के शिकार हो जाएंगे। एक अवैध कॉलोनी नई बस्ती जाएगी। आप देख रहे हो कि इतनी सख्ती चल रही है, इतने अवैध कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है, उसमें कार्रवाइयां हो रही है, पूरे प्रदेश में बहुत तेजी से अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन नई अवैध कॉलोनियां ना बसने पाए इसके लिए कोई नियमों में संशोधन नहीं किया जा रहा। भाई नियमों में संशोधन नहीं करोगे तो जो अवैध कॉलोनियों के नई अवैध कॉलोनी के पनपने का क्रम है वो कैसे रुकेगा? इसलिए नियमों में संशोधन किया जाना बेहद आवश्यक है। एक कारण ये है नई अवैध कॉलोनियों का, और दूसरा कारण ये भी है, मैंने दो कारण बताए थे, मैं दूसरे कारण पे बात कर रहा हूँ। दूसरा कारण ये है कि जो हमारे मास्टर प्लान में नए एरिया या पुराने एरिया पहले से चले आ रहे हैं, जितना क्षेत्र उसके अंतर्गत है, उसके जोनल डेवलपमेंट प्लान, क्षेत्रीय विकास परियोजनाएं जिनको कहते हैं हिंदी में, कि कहां से सड़क जाएगी, कहां पे पार्क छोड़ा जाएगा, कहां पे रीजनल पार्क छोड़ा जाएगा, इस तरह का जो जोनल डेवलपमेंट प्लान है वो भी मास्टर प्लान लागू होने के साथ साथ ही बना दिया जाना चाहिए, ताकि वहां के लोगों को ये पता लगे कि कहां से सड़क जानी है, कौन सा आवासीय भू उपयोग है, कहां सा क्या डेवलपमेंट होना है, और उसके अनुसार वो अपने विकास की योजनाएं बना सकें, उसका लेआउट पास करा के एक नियमित और स्वीकृत कॉलोनी लोगों को डिलीवर कर सकें। इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि जोनल डेवलपमेंट प्लान भी उस क्षेत्र के, उस महायोजना क्षेत्र के अंतर्गत समस्त क्षेत्रों के, समस्त प्राधिकरणों की, समस्त यूपी के जितने भी प्राधिकरण है, सब में जो भी महायोजनाएं प्रभावी है उनके जोनल डेवलपमेंट प्लान्स भी साथ साथ बनने चाहिए और साथ साथ प्रभावी हो जाने चाहिए। इसमें इतनी हास्यास्पद स्थिति है कि 2031 तक की महायोजना प्रभावी हो गई है और अभी तक 2021 की महायोजना के अनुसार जो क्षेत्र था उसके जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाए हैं प्राधिकरणों ने या प्राधिकरण के साथ चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने। तो उस क्षेत्र को अवैध होने से आप कैसे बचा पाओगे जब लोगों को आप बताओगे नहीं कि भाई यहाँ से सड़क जानी है, यहाँ पे ये उपयोग है, यहाँ पे हमें रीजनल पार्क बनाना है या जोनल डेवलपमेंट्स की हमारी ये योजनाएं हैं, उसके लिए जो सड़क बनानी है जोनल डेवलपमेंट प्लान्स के अंतर्गत उसकी आपने लैंड एक्वायर नहीं करी है, तो फिर कैसे रुक पाएगा? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है और इस पर कोई नियमों में संशोधन नहीं किया जा रहा है। ये दो मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से शहरों में अवैध कॉलोनियां बस्ती और पनपती चली जा रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि आप ये समझ पाएं कि एक अवैध कॉलोनी क्या है, बिल्डर आपको कोई अवैध प्लॉट, अवैध प्रॉपर्टी, अवैध मकान ना बेच पाए, आप पहले से सजग रहें, आपको नियमों की जानकारी रहे। तो इसलिए हमने ये वीडियो आपके सामने रखा था। दोस्तों ऐसे ही यूजफुल कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं।
तो मेरा आपसे ये सुझाव है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि आगे मुझे चैनल को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, इसमें क्या प्रोग्रेस है। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य। दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार।